क्या बच्चा? नहीं 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 बच्चा, नहीं हुआ है अभी। उसके डायनामिक्स वाले भी, उसमें वर्क वाली भी चीजें आएंगी वहां पे भी ना, ऐसे करके घुमाऊंगा ऊपर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह लगाऊंगा वहां पे भी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा, जैसे कई बार क्या करते हैं कि वर्क पूरा पढ़ाने के बाद सर्कुलर फिर रोटेशन में भी घुसा जा सकता है ना। तो मैंने थोड़ा सोचा कि चालाकी ये कर लेते हैं कि थोड़ा WET पढ़ा दें। ये अगली क्लास फिर लूंगा, ये सर्कुलर का ही लूंगा। तो WET आएगा, तो जैसे ही इसमें ये वाले सवाल सब आएंगे ना कि कितना ऊपर जाएगा, तो वहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए चालाकी करा। अब इसमें आखिरी आखिरी में डायनेमिक्स नामक चिड़िया आएगी सर्कुलर मोशन में, है ना। तो वहां पे मैं चाह रहा था कि इसके 2 लेक्चर में WET हो जाएगा। तो जब या तो मैं सर्कुलर में वो वाला क्वेश्चन ही छोड़ दूं, मतलब या तो कराता ही नहीं, वहीं पे लाके रोक देता, तो WET का यूज करके वहां पे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। कंपटीशन का पढ़ रहे हैं ना यार। जैसे मैंने कहा कि अब नाव, तुम्हें तैरना नहीं आता है, अब नाव पे बैठ गए हो तो क्या होगा? अब जो चला रहा है उसी पे ना भरोसा करना पड़ेगा। अब उस पे शक करके अपना खून बढ़ा के सॉरी जला के क्या ही फायदा है ना। तो बस अब भरोसा करो। कराएंगे बच्चा, वो भी कल होगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, 2 4 एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। इधर देखो, ये छोटा चैप्टर है, इसमें देखो आप तो अपने पास कितने स्लाइड्स हैं देखो। अरे उसमें 234 था भी, 250 स्लाइड्स थे, तो आधा हो गया ना, 237 के आसपास था, इसमें 100 स्लाइड है। बाकी मान लो मैंने 20 25 जोड़ दिए तो 120 25 के आसपास रहे, ठीक है। चलो, नहीं बे उतना नहीं जाएगा। आ जाओ, थोड़ी बातें करते हैं। सुनो, तो अगर जब इससे पहले जो हमने NLM पढ़ा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो वहां पे याद करो, तो अगर मुझे FBD बनाने आ गया तो काम बन जाएगा क्या? और थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था किस वाले टॉपिक पे? बस कर बे, कितना आंख साफ करेगा? अच्छा कर ले तू पहले, चल ठीक है। ओके, तो एक बार FBD आ गया तो आधा काम बन गया था। थोड़ा फ्रिक्शन, अच्छा फोर्स कितने पढ़ाए थे? 4, याद है क्या? 2 तो 12th में पढ़ेंगे, ये मॉडर्न वाले में भी आएगा, है ना। और 2 पढ़ा, एक धरती माता वाला ग्रेविटी वाला, दूसरा पढ़ा टचिंग टचिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यही पढ़ा ना। अब उसके अंदर नॉर्मल, टेंशन, MG 3 आए थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक्सेलरेटेड सिस्टम आ गया, तो सूडो उठा के कॉन्सेप्ट लगाने लग पड़े। तो सूडो क्या सवाल में आएगा क्या? नहीं नहीं सर, हम देखेंगे एक सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो वहां जाके बैठ के इक्वेशन बना लेंगे आसानी से। सिखाया था ना ऐसा करके। उसके बाद ये टॉपिक खत्म करने के बाद फिर अपन आए किस पे? फ्रिक्शन। ये भी नॉर्मल ही था, फ्रिक्शन में रिलेटिव के अपोजिट जाएगा, ऐसा दिखाया था क्या? आगे बढ़ने की टेंडेंसी है तो पीछे लगा दो, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया था। और टेंशन वाले में वर्चुअल वर्क डन मेथड से मैंने करा के न्यूमेरिकल, तो ये था नल, तो ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं थे, ठीक है क्या। अब सर अगर मुझे, अब इन होल अगर पूछा जाए तो कुल मिला के BD आना चाहिए था और चैप्टर हो जाएगा खत्म NLM में। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे थोड़ा प्रो बनते जाओगे। उसी तरह अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर इस चैप्टर की आन मान और शान कहां पे आके अटकी हुई है, आराम से सुनना है ना। जैसे वहां पे दिमाग में बैठे सर एबीडी एबीडी एबीडी, NLM में यार, है ना। और जितने फोर्सेस थे, 3 3 पढ़ा था ना, नॉर्मल, टेंशन और MG। उसके बाद सूडो वाला आया था, एक स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? और फ्रिक्शन। 5 फोर्स में चैप्टर खत्म हो गया था। अब आ जाओ सुनो जरा, बाकी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन किए थे, ब्लॉक पे ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन, वो तो केसेस हो गए। सर इस चैप्टर में सिनेरियो कैसा चलेगा? एकदम प्यार से मोहब्बत जैसे स्टोरी सुना रहा हूं, बस वैसे दिमाग में रखो, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। ये चैप्टर आसान है, ठीक है क्या। और जल्दी भी होगा, मेरे को लगता है अगली वीक तक अपन निपटा देंगे इसको, 20 तक हो जाएगा ये, मतलब मेरी छुट्टी लेने से पहले। तो तुम लोग जम के, मैं जब 4 दिन नहीं रहूंगा तो क्या करना है? रिविजन, क्वेश्चन लगाना है यार। शर्मा करोगे ना तो बैठ के थोड़ा दबा के लगाना है, क्यों टाइम बचेगा ना सुबह का। सुनो बच्चा, वर्क में अभी इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल सर वर्क अपन किसको बोलते हैं, है ना। तो एक तुच्चा सा हमारे पास फॉर्मूला आएगा फिजिक्स में, वर्क इज इक्वल टू F.ds cos थीटा, यही चलेगा बच्चा, ठीक है क्या। तो ये जो फोर्स वाली चिड़िया है, इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यों बे? फोर्स तो पूरा पढ़ लिया ना, इतना सारा NLM चैप्टर में फोर्स ही तो पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले से नॉलेज है। तो फिजिक्स में अपन कहते हैं ऐसा नहीं कि सर मैं उसको देख रहा था तो काम कर रहा था। अब बोलो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ, कौन आ रहा है जा रहा है,
उसको बस देख रहा है बेचारा, तो कोई काम थोड़ी कर रहा है, पर उसको पगार मिलेगा। फिजिक्स में उसको काम नहीं बोलते। फिजिक्स में आप एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाना समझते हो क्या, प्रयत्न करो, तो एफर्ट लगा रहे हो जिस सिस्टम के ऊपर, सिस्टम समझ में आ गया हम ना, अरे जिसके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो उस सिस्टम पे एफर्ट लगाया, और हमारे, अगर मैं एफर्ट लगा तो अपनी बात करूंगा ना, तो मेरे एफर्ट लगाने की वजह से अगर वो डब्बा या वो सिस्टम आगे बढ़ गया, मतलब खिसक गया, तो वर्क हुआ है, नहीं तो कोई वर्क नहीं हुआ। समझ गए क्या? तो कहानी कैसे चलेगी सर, इसमें जरा पकड़ना बच्चा, है ना, कैसे मैं बांट रहा हूं चैप्टर को। तो मैं कह रहा हूं बच्चा, ये सारा कहानी जो वर्क है, फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लगेगा। अब ये जो फोर्स दिख रहा है ना भाई साहब, ये फोर्स दो तरीके का आएगा यहाँ पे, ठीक है, आराम से देखते चलो, ये बस समरी बता रहा हूं मैं चैप्टर की। तो जब फोर्स, चैप्टर बटा हुआ रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ सर वहां पे यही यही पढ़ना है, यही यही पढ़ना है, तो आसान लगता है। तो फोर्स में बच्चा हमारे पास आएगा, एक पढ़ेंगे कांस्टेंट फोर्स, मतलब कांस्टेंट फोर्स से वर्क करवाना है, कांस्टेंट फोर्स से वर्क करवा के देखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चा वेरिएबल फोर्स वाला, ठीक है क्या? एक कांस्टेंट फोर्स से वर्क करवाएंगे, वर्क टॉपिक बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। वर्क में सर फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। सर फोर्स में दो तरह के फोर्स होंगे हमारे पास सिलेबस में, एक कांस्टेंट और एक, कांस्टेंट मतलब समझ में आता है क्या? अरे जो फिक्स रहेगा यार, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ, दूरी के साथ चेंज नहीं होगा, वो एक बार बोल दिया इतना तो इतना ही रहेगा। समझ गए क्या? पक्का? और एक कौन सा आएगा हमारे पास, वेरिएबल फोर्स। ठीक, थोड़ा सा और बात सर, ये कांस्टेंट फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये डिटेल में पढ़ेंगे बट अपन अभी बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जैसे बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा मास है 2 kg, तो धरती मैया हमारे पे कितना फोर्स लगाएगी? हाँ, टू, पक्का ना, 2G करेंगे ना सीधा। तो अगर मैं यहां खड़ा हूं तो कितना लग रहा है, चेयर पे खड़ा हो जाओ तो कितना लगेगा? अबे 2G नहीं लगेगा यार, कैसी बात कर रहे हो? मेरा मास धरती मैया जी से खींचेंगी तो कहीं भी ले जाओगे हमेशा क्या रहेगा, mg 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 mg। समझ गए क्या? ये चेंज होने वाला है क्या? फर्क तो नहीं पड़ता है। तू पानी पे खड़ा हो जाएगा फिर भी धरती मैया कितना लगाएगी, mg mg mg। थोड़ा थोड़ा फील आ गया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कांस्टेंट की कैटेगरी में हम लोग ये वाला रखेंगे, mg वाला। समझ गए क्या? mg, अरे ग्रेविटी वाला बच्चा, ग्रेविटेशनल, अरे मैं बहुत गंदा नहीं लिख रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है क्या? आराम से कहानी सुनते रहो। उसी तरह अपन ने पढ़ा था, और कौन सा फोर्स पढ़ा था उधर, टेंशन पढ़ा था क्या? अच्छा, जब मासलेस स्ट्रिंग होता था तो पूरे धागे में टेंशन सेम होता था, याद है क्या? और बॉडी से दूर, जैसे ऐसे ऐसे मान लो, एक बार मैंने धागा को ऐसे करके खींचा, तो इधर से क्या बोलोगे, टेंशन। यहां से कुछ बंधा होता था, धागा ऐसे क्या होता, यहां से फिर क्या बोलते थे, टेंशन। यहां से ऐसे बंधा होता तो फिर क्या बोलते थे, टेंशन। तो क्या वो टेंशन भी कांस्टेंट फोर्स होता था क्या? मासलेस स्ट्रिंग लिया, पूरे धागे में टेंशन क्या रहता था, सेम, चेंज नहीं हो रहा है ना? पक्का ना यार? तो उसी तरह सर कौन सा वाला फोर्स कह रहे हो आप, टेंशन वाला। समझ गए क्या? पढ़ेंगे बारी बारी से। उसी तरह उसी तरह उसी तरह, नॉर्मल याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है? ये नॉर्मल में क्या था, एक ब्लॉक, उसके बगल में एक ब्लॉक, तो अगर एक ब्लॉक के पीछे एक ब्लॉक है, अपन ऐसे करके फोर्स लगा रहे थे, तो ये वाला ब्लॉक इस पे इधर नॉर्मल लगाता था, याद है क्या? फिक्स था ना यार वो। हाँ, अब सर आप इधर से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल तो बदल, हाँ भाई बदलेगा, लेकिन एक गिवन फोर्स के लिए नॉर्मल फिक्स रहेगा क्या? और ये जो उस पर नॉर्मल लगा वो भी फिक्स रहेगा एक्शन रिएक्शन से। कहानी समझ में आ रही? इसीलिए चैप्टर शुरू किया था। तो हमें सब कुछ अभी रटा हुआ है, तो सर नॉर्मल वाला हो गया। एक और देखना बच्चा, इस फ्रिक्शन को भी एनसीईआरटी के हिसाब से इसको हम लोग कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, बट इसमें थोड़ा तामझाम है। कई टीचर इसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं, कई, तो हम इसको जरा ना समझने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों तरफ का कहानी समझ लेते हैं ना। अब फिर उसके बाद तुम डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या मानना है। तो मैं आपको दोनों तरफ की कहानी सुना देता हूं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जरा सोचो, जैसे सीन क्या है कि अगर हम लॉजिकली सोचें तो आप बोलोगे कि सर फ्रिक्शनल फोर्स को तो आप पहली जब स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते तो आपने वेरिएबल ही तो बोला था, ऐसा बोला था ना यार मैंने, पक्का ना? सर जब आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कैसा फोर्स है, और यहां पे क्या लिख रहे हो, किसकी कैटेगरी में लिख रहे हो? तो ये तो आप चीटिंग कर रहे हो। अब लॉजिक लगाते हैं, सुनो। वर्क का मतलब क्या होता है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं,
वर्क ना, तो मुझे किससे मतलब है? काम कराने से मतलब है, यही मतलब है ना। अब तुझे अच्छी तरह पता है कि ये चेयर यहाँ बैठा हुआ है, बढ़िया, क्या मैं थोड़ा सा इस पे टच करूंगा तो क्या ये हिलेगा क्या? और फिजिक्स में वर्क कब होता है कि आप लगाओ एफर्ट, एफर्ट मतलब फोर्स लगाओ यार, तो आप लगाओ फोर्स, और आपके फोर्स लगाने की वजह से अगर वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ तो वर्क हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो अपन ऐसे टुचुक 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 खेल के क्या आगे बढ़ा पाएंगे क्या? पक्का ना? तो अगर मैंने थोड़ा सा टच किया तो इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन लगा कि नहीं लगा? मान लो मैंने 1 न्यूटन का लगाया फोर्स, ये हिला नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 1 न्यूटन। पक्का ना? बट बॉडी तो हिला ही नहीं, तो वर्क डन तो 0 आया ना। लॉजिक समझ में आया क्या? तो ऐसे सोचोगे कि सर आपने पहले 1 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 1 लगा, फिर आपने 2 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 2 लगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स तो फिक्स है नहीं, ये तो चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो वेरिएबल बोलो। तो फिर मैं बोलूंगा हम तो वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वर्क चैप्टर में तो वर्क की बात तब होनी जब वो आगे बढ़ जाएगा, पर ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वर्क की कैसी बात होगी? अब सोच, सर ये लिखना, बच्चा लिखना मैं लिखवा दूंगा, सब लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, सुन तो ले, पहले सुन ले। लेकिन लेकिन सर जब आप फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाते जाओगे और लिमिटिंग के पास पहुंच जाओगे, तो लिमिटिंग के बाद और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो चल पड़ेगा, क्यों भाई? ये चल पड़ेगा ना यार। तो एक बार जब ये चल पड़ा तो इसके इसके अंदर अब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बेटा फिक्स रहेगा ना। पकड़ पाए क्या? एक बार चल पड़ा तो जो मान लो मैंने कहा कि ये 5 न्यूटन के बाद चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लो चेयर और फर्श के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है मान लो 5 न्यूटन का, तो तने 6 न्यूटन जैसी लगाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ 5 लिखते रहेगा ना। अब जब तू, अब मैं जितना मर्जी तेज चला लू, लगेगा कितना? अरे 5 ही तो लगेगा, समझ गए क्या? तो अब तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा होगा, क्यों सर? आगे तो बढ़ा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। लॉजिक समझ में आया क्या? तो इस सेंस में अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद क्या था? चलाना ना। तो जब चलाओगे सर, एक बार ऑब्जेक्ट चल पड़ा है तो उसमें लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? एक और रीजन होता है, एक और रीजन होता है कि वेरिएबल का, और मतलब इसमें हम इसको वेरिएबल और कांस्टेंट में, तो हम लोग अगर स्पेसिफिक केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक केस मतलब अगर आपको सवाल में बोल दिया है भैया आप उसको चला दिए हो, तो वहां पे तो कांस्टेंट हो गया ना फ्रिक्शन फोर्स। सोचो सोचो। लेकिन अभी चला नहीं है, तुम टुचुक टुचुक खेल रहे हो, तो कैसा है? वेरिएबल है। समझ गए क्या? तो अब क्या बोले, इसको वेरिएबल बोले या कांस्टेंट बोले? सर सिचुएशन के हिसाब से ले लो। अब देखो देखो, अच्छा एक बात बता, अगर ये कप यहां पड़ा है तो एमजी किधर लग रहा है बीबी? और नीचे ऐसे रख दिया तो भी कहां लग रहा है? और यहां कर दूं तो भी कहां लग रहा है? पर फ्रिक्शनल फोर्स अपनी औकात बार बार बदलता रहता है, क्यों? सर आप ऐसे खींच रहे हो चेयर को तो फ्रिक्शन इधर लगा, क्यों बे? और जब ऐसे खींच रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपनी डायरेक्शन बार बार बदल रहा है ना यार, जिधर मोशन सॉरी हाँ जी, जिधर मोशन होगा उसके ठीक अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स। तो हम इसको सर अब कैसे कांस्टेंट बोल पाएंगे? तो मैंने कहा कि बच्चा हाँ इस सेंस में तो ये वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चल रहा है, तब तो फिक्स है ना कि फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, और अगर वो चल रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। समझ गए क्या? लिमिटिंग से थोड़ा कम रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मैंने बहुत अच्छे से आपको इसलिए समझाया ताकि कोई टीचर या फिर कोई सामने से आपके मजे ना ले सके। क्यों है? तुम्हें तो लॉजिक समझ में आ गया। किसी ने कहा बताओ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है? बोलना सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन। अगर तू ब्लॉक को एक ही तरफ ले जा रहा है, मोड़ उड़ नहीं रहा है, तो क्या बोलेगा? फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया, एक ही तरफ लग रहा है। समझ गए क्या? किसी ने कहा कि हम पहले ब्लॉक को इधर लेके गए और इधर लेके गए, तो कांस्टेंट है? नहीं भाई वेरिएबल है। क्यों? डायरेक्शन 2 बार बदला। समझ गए क्या? आप किसी पे टुचुक टुचुक किए जा रहे हो, हिल ही नहीं रहा है, तो वेरिएबल है। तो सिचुएशन बेस्ड रहेगा। समझ गए क्या? तो हाँ, हम बुक के हिसाब से किस में लेके चल गए इसको? कांस्टेंट में। क्यों? क्योंकि सर आप वर्क चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको तो उसको आगे बढ़ाना है, तो हिलेगा तब तो, और एक बार बढ़ गया तो फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सर हमें यहां तक की तो स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये आवाज आ रहा है ना यार कि फिर गायब हो गया?
हेलो। हाँ आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा देखते रहे ना बीच बीच में, है ना। हाँ अपने जेब में रख ले। देखो, अरे मतलब पास में रख लेना, बीच में देख लेना, है ना। कल पढ़ा रहे थे, गायब हो गया वॉइस 20 मिनट तक। चलो स्टोरी, अरे ठीक है ठीक है, क्या यहाँ तक स्टोरी बढ़िया है। दूसरा है सर फोर्स में कौन सा वाला, याद आ रहा है वेरिएबल फोर्स के बारे में कहीं पढ़ा है, कहा, कहीं तो पढ़ा है सर, क्यों है? अच्छा कभी की सांड के साथ तुम लोग स्कूटी में बैठे हो? सांड मतलब तात्पर्य समझ रहे हो ना? अच्छा 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 अच्छा, जब तुम्हें शॉकर के मजे लेने होते हैं तो किसके साथ बैठना पसंद करोगे? सांड के साथ, कि सांड बैठा होगा तो मस्त पुचुक पुचुक पुचुक, बढ़िया, अरे बढ़िया करेगा ना यार, ऐसे कैसी बात कर रहे हो यार, होता है कि नहीं होता है? और बाकी अगर कोई हवा हवाई रहे तो बेचारा शॉकर क्या ही दबेगा, वो तो खुद। चलो, अरे तो उधर भी तो देख सकते थे। चलो हो गया, वापस आता है, चलो। क्यों बेइज्जती करना किसी की। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग, स्प्रिंग, अरे सीसॉ नहीं, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग। तो स्प्रिंगवा को जब तुम तनी कैसे दबाते हो, तो उसमें तन देख बे, उसमें तनिक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और थोड़ा और दबाते हो, थोड़ा और लगता है। हमने पढ़ रखा है ये, स्प्रिंग फोर्स नामक चिड़िया पढ़ी थी क्या? तो उसमें हम जब जरा सा देखने का कष्ट करना, या ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब टेंशन ना लो। तो सर स्प्रिंग फोर्स आपने कुछ ऐसा पढ़ाया था, अरे याद आ रहा है क्या? अरे नेगेटिव होता है इधर, परेशान, हम तो मैग्नीट्यूड पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा था ना सर, ये एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। भाई गाल पकड़ के ज्यादा तीरेंगे ना तो ज्यादा दर्द होगा, जितना ज्यादा खींचेगा। कैसी बात कर रहे हो, नहीं हो गए? कहो तो करके देखे। बाल पकड़ा मुट्ठी से, ऐसे जितना, यार किसी ने ऐसे थोड़ा सा खींचा तो हल्का दर्द हुआ, थोड़ा और खींच के देखो, तो जितना एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा दर्द होगा। तो ये दर्द कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? ये जितना खींचा उतना ज्यादा लगा, समझ गए क्या? तो जब ऐसी कहानी बनेगी, कौन सा वाला, वेरिएबल वाला, तो इसमें जो वर्क का बेटा, अभी मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स में अपन दिस बराबर दिस लिखते हैं तो इधर वाले सारे कांस्टेंट होने चाहिए थे। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस का यूज करेंगे, यहीं पे नहीं पूरी फिजिक्स में, ये मैंने बहुत बार स्टेटमेंट बोला होगा क्लास में। अच्छा तू था ही नहीं, क्या चीज? पूरा एक महीने ये सिखा रहा है ना। अगर तुम लोग शुरू में होगे तो मैंने बताया था कि अगर तने लिखा, और एग्जांपल भी लिया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला ही, कि मास अगर चेंज हो रहा है ना, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम लिखते हो फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बढ़िया क्या। अब मान लो मैंने एक लोहा का 2 kg का गेंद लिया, 2 kg का, 4 से एक्सेलरेट कराया, तो 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा। तो अभी फेंक के मार रहा हूं तो 8 से तेरे सर पे बजा, बढ़िया है ना। अब मान लो वही गेंद लोहा की जगह मैं शक्कर का ले लूं, ठीक, और जब मैं फेंक रहा हूं तो कुछ शक्कर झड़ते जा रहा है, झड़ते जा रहा है, क्यों बे? अरे कुछ मास कम हो गया हवा में, समझ गए क्या? तो जब हवा में मास कम हो गया तो क्या अभी तुझे 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा क्या? तो क्या फॉर्मूला गलत हो गया क्या? नहीं सर, फॉर्मूला गलत नहीं हुआ। यहाँ पे फिर आपको क्या करना, यहाँ पे जो मास था कैसा था, वेरिएबल था ना, तो इस बार फॉर्मूला m इंटू ए नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, छोटा सा किस रेट से जा रहा होगा, मतलब इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए क्या? थोड़ा दिमाग में रखना। तो सर जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, अब देखो ऐसा ही नहीं, कई बार चीजें जैसे अगर स्प्रिंग फोर्स में दिख रहा है ना कि ये जो एफ है किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। अरे जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, समझ गए? तो हमारे चैप्टर का पहला पार्ट आएगा वर्क। वर्क में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 2 चीजें, एक वर्क करवा के दिखाऊंगा कांस्टेंट फोर्स से, और एक वर्क करवा के दिखाऊंगा वेरिएबल फोर्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, पहला पार्ट? दूसरा पार्ट आएगा बच्चा हमारे पास, ये एनर्जी भैया, कौन आएंगे, एनर्जी, सेकंड पार्ट। सर एनर्जी में क्या पढ़ाओगे? तो इस चैप्टर की आन बान और शान है वेट, ठीक है क्या? इस चैप्टर की आन बान और शान WET है, और इसको मैं पूरी फिजिक्स में यूज करूंगा, जब तक मैकेनिक्स पढ़ूंगा तब तक यूज करूंगा, समझ गए क्या? यहीं पे नहीं, पूरी मैकेनिक्स में यूज होता है ये, ठीक है क्या? तो हम यहाँ देखो, आप देखो फिजिक्स कितना खूबसूरत है।
हमें जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया गया तो मैंने कहा था ना फिजिक्स में बच्चों, अगर आपको कैलकुलस आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आ जाए, वेक्टर वाला इक्वेशंस बनाना आ जाए, तो आपकी फिजिक्स बड़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन खेल रहे थे। जब एनएनएम पढ़ा तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से बना रहे थे, क्यों बे? और जब बैलेंस होता तो इधर लगने वाला फोर्स, इक्वेशन ही तो बनाते थे। और जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, यही तो मोटो था। अब हम इस चैप्टर में एक और तरीका सीख लेंगे। सर एक और फॉर्मूला पढ़ लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से भी इक्वेशन सीखेंगे। समझ गए क्या? ऐसे करके अस्त्र तैयार करते रहो। चलो देखो सर, ये WET क्या है? दिस इज बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ गए क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम, ENERGY, ठीक है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस चैप्टर में हमारा मैक्सिमम जो टाइम जाएगा और जिसपे हमें मतलब समझ महारत, जैसे FBD में तुमने अब तो महारत हासिल कर ली है ना, अरे पट 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 कर देते हो ना, तो तुम्हें बस फील आ जाने कब WET लगाना है और कब WET नहीं लगाना, उसका मैं सिचुएशन बनाऊंगा और फट फट सवाल बनेंगे। समझ गए क्या? बढ़िया। तो इस चैप्टर में ये कहानी क्लियर है। दूसरा सर, एनर्जी वाले टॉपिक में हमें WET सीखना है, ठीक। एक दूसरा आन बान शान और है, ठीक है, इसी में पढ़ेंगे हम लोग टोटल। इसी में देखना है कि कब WET लगाना है और कब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। समझ गए क्या बच्चों? तो हमें महारत हासिल करनी है WET पे, और अब यही दोनों से यहां पे सिचुएशन चलेगा। कई ऐसे सवाल होंगे ना जिसको हम ना उधर से करेंगे ना, किधर से, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो लंबा सा बनेगा। और कई बार हम WET लगा के या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के उसको टुक से कर लेंगे सवाल सॉल्व। समझ गए क्या? तो सर मुझे वाला नहीं आना चाहिए, अबे आना सब चाहिए, मतलब उधर का भी आना चाहिए, इधर का ही। अब वो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला यूज करना है फट से या फिर ये वाला, अपने हिसाब से। क्यों भाई? अब तुझे प्यास लगे, तुझे अब अंडरस्टूड है ना, छोटा बच्चा होता है उसको प्यास लगेगा, बाल्टी में मुंह डाल देगा। अब तू बड़ी समझदार होगी, अब बाल्टी में मुंह डालेगी क्या कि ग्लास ढूंढ के बढ़िया से पिएगी? समझ गई ना? तो वो समझदारी आते जाएगा धीरे धीरे ठीक है। तो जब जिसकी जरूरत उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है क्या? बढ़िया। तो ये रहा चैप्टर की आन बान शान, सर WET और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दोनों देखने में एक जैसे ही लगेंगे, थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, और दोनों से हम सॉल्व करेंगे। और तीसरा है बच्चा पावर, ये इजी टॉपिक है, इसमें हमारा ज्यादा मेहनत नहीं है, ये टुच्चा सा, मतलब बहुत जल्दी खत्म करेंगे। पावर वैसे भी थोड़ा थोड़ा फीलिंग आता है। क्यों भाई? क्यों भाई? इसने तेरे को 1 सेकंड में 100 थप्पड़ मारे, तूने इसको 500 मारे, किसका पावर ज्यादा? अरे चलो समझ गया ना? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क से निपटाएंगे। करें चैप्टर शुरू। तो इतनी देर से क्या चल रहा था? तो तो तुम्हें अब समझ में आ गया ना चैप्टर में चलने क्या वाला, कहानी कैसे कैसे पार्ट किया और खत्म किया। तो ये चैप्टर इसीलिए थोड़ा छोटा सा है, ठीक है। ओके, आ जाओ बच्चों, थोड़ा वर्क पे PhD किया जाए। क्यों बे? जरा देखो क्या हो गया तुझे, लाइट आ रहा है? वो टोपी आती है ना, टोपी किसी को पहनाना नहीं है, वो वाला टोपी नहीं, वो पहनने वाला है ना। तो टोपी लगाओ तो बच जाओगे, है ना। चलो, दिख रहा है ना बढ़िया से? तो अबे यार, क्लास में हो कि थोड़ा बहुत से कैसे काम चलेगा? अरे इसके बगल में बैठ जाओ, इसके बगल में बैठ जाओ। अरे किसको यार जगह दो बेचारी को, कौन सा तुम लोग को लिखना है? आ जाओ, यहाँ लाइट कम पड़ेगा, दिखेगा तो सही ठीक से। बेचारी दुखी आत्मा, साथ दिया करो यार इसको, तुम लोग इसको समाज से निकाल देती है बार बार, समाज से अपनी निकल जा रही है। लोकेश तो इस साइड आ जा, यहाँ कम रोशनी आ रहा है, यहाँ आ जा। अब ठीक है भालो? हाँ, कल से ये बैठना, यहाँ पे लिख दे अपना नाम कि हमारा है। क्या हो गया? अबे ठीक है, तू तो जवान है यार। चलो मैंने ऐसा कहा? कुछ भी यार, तुम लोग बदनाम करे पड़े। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे जल्दी करते हैं। चलो चलो, तो थोड़ा इस पे PhD किया जाए, वर्क। तो वर्क सर अपन को अब तो फील आ गया ना, एफर्ट लगाओ। क्यों बे? फिजिक्स में क्या है, सिंपल देखो, सब टीचर अलग अलग बोलते हैं, एनर्जी दे दिया,
तो एनर्जी कैपेसिटी टू फलना फलना, बड़े डेफिनेशन बनाते हैं तुम, लेकिन देखो फिजिक्स में काम ये आने वाला है, एफर्ट लगाइए, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा, बात खत्म। हमने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें समझ में आया, तो मैंने कोई काम करा, मैंने एकदम मार 3 घंटे पढ़ाया तुम्हें, तो मैंने कुछ समझ गए ना, सिंपल लॉजिक है। क्यों बे लास्ट में तुम क्या बोलोगे, ए ठीक कोचिंग वाला टाइम पास पढ़ाते लगा थे नहीं, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं, वरना हम तो पढ़ने में अच्छे ही थे। और हर माँ बाप को ये लगता है मेरा बच्चा बहुत तेज था, ये लगता है ना, है उनकी झूठी दिलासाओं का बोझ हम लोग सर पे लेके चलते रहते हैं ना। मतलब बचपन में क्या, एक बार मतलब नर्सरी वर्सरी में फर्स्ट आ जाता है बच्चा गलती से ना, ABCD लिखना होता है, तो अरे मेरा बच्चा बहुत तेज था, अरे इसका दिमाग बहुत अच्छा है ना, बस पढ़ने में ध्यान नहीं देता है। अरे यार कुछ भी मतलब, सारे पेरेंट्स का यही है, फितूर है ना, मतलब फालतू वाला है। आ जाओ इधर देखो, तो सर सरल भाषा में क्या समझ में आया, सिस्टम कौन है सिस्टम, अबे जिसको हम डिसाइड करेंगे, जिसमें क्रियाक्रम करेंगे, समझ गए क्या, उस सिस्टम पे एफर्ट लगाइए, एफर्ट लगाइए मतलब फोर्स लगाइए, और फोर्स लगाने की वजह से अगर वो भाई साहब हिल गए तो वर्क है, नहीं तो नहीं है, समझ गए, सिंपल एकदम, ज्यादा तामझाम नहीं बतियाना है। तो भाई साहब मान लो, अब देखते जाओ, थोड़ा रफ्तार में निपटाते हैं, इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने। ओके, तो मैंने कहा बचवा कि तने इस पे लगाया फोर्स ऐसे, ठीक है क्या, किसी एंगल थीटा पे, समझना किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, ये कुर्सी दिख रहा है क्या, पक्का, और मैं इसको ऐसे करके खींच रहा हूं, दिख रहा है क्या, तो ये जा किधर रहा है बे, ये सामने जा रहा है ना भाई, क्यों बे, तो अगर अब यही पेन पड़ा हुआ है, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींचे पड़ा हूं, खींचे तो मैं खींच कैसे रहा हूं, टेढ़ा ना, जा लेकिन किधर रहा है, ऐसे। तो अब जरा मुझे बताना, मान लो बच्चा मैंने फोर्स लगाया, और मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये भाई साहब कुछ आगे एक्स डिस्प्लेस हो गए, ठीक है क्या, तो अब इस फोर्स ने इसको खिसकाया, या इस फोर्स के किसी पार्ट ने इसको खिसकाया होगा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, तुम्हें याद है हमने एक समय एक बात कही थी, जब वेक्टर नामक चिड़िया को मैंने आपको समझाया था कि अगर हम यहां खड़े, और मुझे अगर कटरीना इधर से खींचेगी तो मैं इधर जाऊंगा, क्यों भाई, आलिया खींचे तो इधर जाऊंगा, और ज्यादा लालच आया दोनों ने खींचा तो कुछ नहीं मिलेगा, बीचों बीच जाऊंगा, ऐसा पढ़ाया था क्या मैंने, अच्छा पढ़ाया था, रणवीर आज अपन कम थोड़ी उससे, इधर आ जाओ अगर कम होंगे तो हमारी आलिया भी थोड़ी कम होगी क्या, चलो आ जाओ वापस। तो मान लो, अरे यार फोर्स इधर लगाया, तो फोर्स किसी एंगल थीटा पे लग रहा है, तो इतना तो मैं PhD हो चुका है कि सर इधर क्या लगेगा, अरे वेक्टर है ना यार, और इधर क्या लगेगा, एफ का साइन थीटा, समझ गए क्या। तो अब बताओ इस फोर्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस ब्लॉक को खिसका रहा है, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा ने इसको कितना खिसकाया, एक्स खिसकाया, तो वर्क इसने कितना करा, तो तुम बोलोगे फोर्स कितना लगा, एफ का कॉस थीटा, और खिसकाया कितना, तो ये हो गया वर्क, ऐसे समझ लो। दूसरा तरीका, सर दूसरा तरीका क्या है, फोर्स किधर लग रहा है, अच्छा इसका देख, देख ये मान लो इसको मैं कह रहा हूं वर्क पैरेलल वाला, अरे जो इधर लग रहा था, और एक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना, तो इसको मान लो मैं कह रहा हूं वर्क परपेंडिकुलर, ठीक है क्या, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे फोर्स लगा कितना, एफ का, बोलो भाई साइन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अबे ऊपर उठा नहीं ना यार, उठता तो यहां भी चेप देते, नहीं समझे, ये केवल ऐसे जा रहा है कुर्सी, तो यही रहा ना, और अगर ऐसे कर दिए होते, समझ गए क्या, तो ऊपर भी गया तो ऊपर वाला भी कंसीडर कर लेते, तो ऊपर ऐसे, ऐसे टेढ़ा, तो केवल इस मेरे लगने वाले फोर्स का कॉस ने काम करा, लेकिन अगर मैं खींच रहा हूं ये ऐसे उठ भी जाता, तो मेरे दोनों ने काम करा ना, तो तुम क्या बोलोगे, सर एफ के कॉस ने इधर खिसकाया, एफ के साइन ने इधर, प्रोजेक्टाइल में बढ़े थे ना, यू से फेंका था, यू का कॉस थीटा, यू का साइन, चल बढ़िया। तो सर इसका कितना है वर्क, दूसरा तरीका क्या समझ सकते हो, ज्यादा दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है, तो तुम बोलो सर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर, तो लिख दो यहाँ एफ, डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर, तो यहाँ क्या लिख दो एक्स, और सर इन दोनों के इस फोर्स और एक्स के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ क्या लिख दो कॉस, देखो तो फिर से सेम आया क्या, ये जैसे मर्जी, ये फोर्स
मान लो जैसे ये दिख रहा है फोर्स, ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या लिख दो फोर्स, और जितना डिस्प्लेस हुआ उस एक्स को लिख दो, और दोनों के बीच में जो एंगल उसको लिख दो cos थीटा। क्या तुमने ऐसा पहले नहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा था? बोलो 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 बोलो। वर्चुअल वर्क मेथड, टेंशन इधर mg। अरे यार वर्चुअल वर्क मेथड उसी वहीं से तो किया था ना क्वेश्चन, याद है क्या? टेंशन इधर, बॉडी इधर खिसका तो TA 2T इंटू, यही तो काम कर रहे थे उधर, याद आया? चलो हाँ वही वाला वही वाला। तीसरा तरीका समझने का मन करे तो ऐसे समझ लो, ठीक? देख यहां लिखता हूं मैं, अरे इधर देखो भाई, तीसरा देख लो। या तुम ऐसे बोल दो, मैं तीनों ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें लगे कि सर एक ही बात है। देखो जरा, मैंने कहा यार सीन ऐसा है कि मान लो ये लग रहा है इस पे फोर्स F, ये एंगल है थीटा, बढ़िया क्या, और ये डिस्प्लेस हो रहा है बचवा, मान लो इस तरफ x डिस्प्लेस हुआ, ठीक है? तो अगर अब मैं कह रहा हूं कि आप तुम चाहो तो या तो f का कंपोनेंट देख लो x पे कितना है, या x का कंपोनेंट f पे कितना है। तो x का कंपोनेंट अगर f पे लोगे तो क्या लिखोगे बेटा? इसको x का cos लिखेंगे क्या, और इसको क्या लिखेंगे? x का sin थीटा। समझ गए क्या? अरे ये x है ना, जिसपे थीटा बनता उसी को तो cos लेते हैं ना, तो ये क्या बना x का, और इसमें फोर्स पे कितना लग रहा है मेरे गधो? ये x दिख रहा है, तो पहले यहां पे क्या करा था मैंने फर्स्ट वाले में, ये f था, तो f का कंपोनेंट देख लिया था x पे, तो f का अगर x पे कंपोनेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? f का cos, और क्या लिखोगे? f का sin लिखोगे। उल्टा बोलो सर, ये x है ना ये x, और सर फोर्स इधर है ना, तो इसका कंपोनेंट अगर मुझे लेना हो तो कैसे लेंगे? आएगा x का cos, और नीचे क्या आएगा? x का। पक्का क्या? अब बताओ, फोर्स इधर लग रहा है, उधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ऐसे बोलो, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो सर x का cos थीटा हुआ है, और जिधर डिस्प्लेसमेंट x का sin थीटा हो, क्या उधर कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो जब इधर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स नहीं है, तो इधर कोई वर्क नहीं है। इधर बताओ सर, इधर x का cos थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इधर की तरफ फोर्स F है, दोनों पाए गए ना, तो इधर की तरफ वर्क कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे? x का cos थीटा इंटू F। देखो तो तीनों में सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं आए रे? अरे पहला गधो, दूसरा इसको बना दे ऐसे। लो दूसरा मैं फोटो ही बना देता हूं। अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई फोर्स F लग रहा है किसी एंगल थीटा पे, और ये x डिस्प्लेस हुआ है, तुम्हें दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या बोल दो? ये रहा F, ये रहा x, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल थीटा। तो क्या लिख दिए? Fx cos थीटा। मेरे ख्याल से तुम लोग यही करोगे, नहीं? नहीं बात तो एक ही है ना, तीनों तो कह तो वही रहे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा सोचो। सर ये है फोर्स, दिखाई क्या फोर्स इससे? ये है फोर्स, ठीक, और मान लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, और दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो तुम क्या बोलो वर्क का फॉर्मूला? सर F इंटू एक्स, और दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो बोल दो cos थीटा। या दूसरा तरीका, ये है F, एंगल बना रहा है थीटा, तो इसमें गिरा दो, तो ये क्या हो गया? F का cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इधर कितना था? x, तो F cos थीटा इंटू एक्स, फिर से वही आंसर आएगा। तीसरा, सर ये था x, यहाँ पे एंगल था थीटा, तो x को इसमें गिरा दो, तो क्या बन जाएगा? x का cos थीटा, और इंटू क्या है? F। तो तीनों में तो सेम ही आएगा ना यार। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, थोड़ी और बातें करते हैं। इस सच में आ रहा है, ये ऐसी बस बोले जा रहे हो भाई? आ रहा है ना? तू क्यों नहीं बोल रहा है बे? इनविटेशन भेजू फिर से? भेज दें? डंडा देना तुरे चाहिए क्या? नहीं इनविटेशन तो यही है क्या बच्चा, तुझे भी चाहिए? अच्छा नहीं चल चलो 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 आगे देखो, रेगुलर कस्टमर है नहीं? हाँ, जिसको हमेशा डिस्काउंट चाहिए बे? नहीं मैं एक्स्ट्रा दूंगा इसको, एक के साथ एक फ्री। चलो आगे आगे आ जाओ आगे आ जाओ। सुनो अब देख बच्चा, अब देख थोड़ा और समझते हैं इसको। सुनो, मुझे बताओ तुमने अभी क्या देखा? इधर देखो,
तुमने कहा सर अब तो हमें वर्क का फॉर्मूला तो याद हो गया, अभी भी नहीं याद हुआ, क्या करोगे? फोर्स देख लो, किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो एफ एक्स कॉस थीटा। बढ़िया क्या? तो अब जरा देखना, ये लग रहा था फोर्स एफ एंगल थीटा, झरे, हाँ जी, और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो एक्स, ठीक है क्या? अब थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। तो सर वर्क का जो फॉर्मूला आया वो आया एफ डॉट, सॉरी, एफ इंटू एक्स कॉस थीटा। बढ़िया क्या? और ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? जिधर फोर्स लग रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनके बीच का एंगल, उसी को कॉस थीटा बोल रहे हो। अब याद करो बेटा, ये एफ कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? पक्का? अरे वेक्टर है ना। एक्स क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अब तो मैं सच में लग रहा है मैं निपट जाऊंगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब गधो ए कौन है? अरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर बी का तो ये एफ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना यार। तो तुझे दिख रहा है एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब कुल मिला के सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है क्या? नहीं पकड़ पाए? या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट, या फिर बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। समझ गए क्या? अरे फोर्स वेक्टर है ना यार, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये होता था, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये पढ़ा रखा है ना, ठीक है ना? दिख रहा है? तो सर वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ऐसे भी समझ लो। सर आपने ऐसा क्यों पढ़ाया? मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूं, मान लो अगर मुझे ये फोर्स भाई साहब कभी वेक्टर फॉर्म में दिखाई दे दे, और ये डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में दिखाई दे दे? वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे अगर वर्क निकालना होगा तो हम सिंपली क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। मतलब रुको रुको, थोड़ी और बातें करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब बताओ बच्चों, जरा वर्क के बारे में बात करते हैं। तो सर वर्क इज इक्वल टू, देखना और कोशिश करना समझने की, आराम से यार, पहला दिन है, एक बार ये समझ में आ गया तो फिर आगे खेलते जाएंगे हम लोग। देखो, तो सर वर्क इज इक्वल टू आपने कहा एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है क्या? मैं तीन केसेस बना रहा हूं, आप मुझे बताओ, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ाया था तो भी सिखाया था, फिर से बता रहा हूं, जब ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उस केस में जो वर्क आएगा क्या वो पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा? कॉस जीरो कितना होता है? +1। कॉस 30 कितना होता है? +√3/2। कॉस 45 कितना होता है? +1/√2। कॉस 60 कितना होता है? +1/2। अबे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव ही रहता है ना यार। अरे भैया, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना। तो इसमें अगर एंगल जब 90 डिग्री से कम होगा तो यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए क्या? ऑल 10वीं कक्षा का था ये, ऑल स्टूडेंट टेक। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? टेन। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है? समझ गए क्या? तो 0 से 90 मतलब समझ, और वैसे भी नहीं ये वर्क पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे मान लो ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे सोच, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? इधर। मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? इधर। और जा किधर रहा है? इधर। तो जो हम चाहते हैं तो वही तो हो रहा है यार, तो पॉजिटिव। ऐसे जब खींच रहा हूं तो भी ऊपर जा रहा है ना रे, अरे मतलब खिसकेगा ना ऐसे करके। तो इसका एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा था ना, एफ का कॉस थीटा, तो एफ का कॉस थीटा आगे ले जाना चाहता था, और ये जो ब्लॉक है ये भी किधर जाना चाहता है? आगे, तो पॉजिटिव होगा। समझ गए क्या? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है, पेन की जगह मान लो मैं ग्लास ले लेता हूं, ठीक है क्या? मान लो मैं ग्लास ले लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं
कि इस ग्लास को मुझे खिसकाना है, बढ़िया क्या, तो मैं ऐसे करके खिसका सकता हूं, बढ़िया पॉजिटिव, अरे फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसे जब टेढ़ा करके खींच रहा हूं तो सर इस फोर्स का एक पार्ट इधर काम कर रहा है, एफ का कॉस थीटा, तो एफ का कॉस थीटा इधर लग रहा है, इसलिए ग्लास किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पक्का ना। लेकिन अगर यही वाला जो फोर्स है इसको मैं ऐसे लगाऊं ऊपर की तरफ, ऐसे, तो क्या मेरे ऐसे लगाने की वजह से क्या ये इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा ना रे, ऐसे इधर जाएगा क्या। या फिर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे धक्का लगा रहा हूं, ऐसे धक्का लगा रहा हूं, तो धक्का अगर मैं इधर लगा रहा हूं तो इधर जाएगा, धक्का ऐसे टेढ़ा लगाऊं, ऐसे करके टेढ़ा, तो मैं टेढ़ा लगाऊंगा तो एफ का जो कॉस होगा इधर काम करेगा, एफ का जो साइन होगा ऊपर काम करेगा, तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ग्लास है, ये इधर खिसका तो एफ के कॉस थीटा, जो एफ का कॉस थीटा वो उसको इधर लेके जा रहा है, बात समझ पा रहे हो क्या। लेकिन अगर 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 मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे ऐसे करके, तुम्हें लगता है ये इधर जाएगा, किसी भी हालात में जा सकता है क्या। तो इस केस में अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो ये इधर खिसका भी होगा, मान लो, तो क्या मैंने खिसकाया होगा इसको क्या, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ भी कोई और रीजन की वजह से, तो मेरा वर्क डन तो जीरो ही आएगा ना सर, क्यों, फॉर्मूला में भी रख के देख लो, कहा गया है पेन, अच्छा आवाज आ रहा है, पक्का ना, चेक करते रहना, अचानक से धोखा देता है। चलो देखो तो अब बताओ बच्चा, पहला, दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन देखो, तो सर अगर ये थीटा हो जाए 90 डिग्री तो वर्क का फॉर्मूला क्या लिखोगे सर, एफ डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री, बोलो बच्चों, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, बोल नहीं रहे हो यार, तो अगर कॉस 90 जीरो तो वर्क भी कितना, समझ गए क्या। इसीलिए याद करो, आपने ना बचपन में 9वीं कक्षा में एक किताब पढ़ी थी एनसीईआरटी की, उसमें ना एनएलएम सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नामक एक चैप्टर था, उसमें ना एक सवाल पूछता था, उसमें बोलता था कि एक जो कुली होता है, कुली ने सामान सर पे रखा, बढ़िया क्या, और बोला कि कुली सर पे सामान रख के ऐसे आगे चल रहा है, ठीक है क्या, ऐसे करके मान लो आगे बढ़ रहा है, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जब ये सर पे सामान लेके ऐसे आगे चल रहा हो तो ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, और नहीं समझ में आया, ग्रेविटी किधर लग रहा है, ये समझे क्या रे, ऐसे नहीं, इधर लग रहा है ना, और ये जो मैंने सामान रख रहा है किधर जा रहा है, आगे, तो दोनों में एंगल कितना बना, तो ग्रेविटी ने कितना काम करा, समझ गए क्या, पढ़े थे ऐसा, 9वीं कक्षा में था, किताब खोले होगे तो था, पर तुमने खोला ही नहीं होगा, क्यों चलो कोई नहीं, ये बात समझ में आई क्या। तीसरा पॉइंट, तीसरा तीसरा बच्चा देखो, अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, तो अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। तो सर अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके देखोगे तो यहां पे बच्चा जो कॉस होता है कैसा होता है, मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, अरे बच्चा अगर मैं तेरे से कहूं कि बता मुझे cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो तू क्या बोलेगा सर, cos 120 को आप क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस 60, बोलो बुरी बात है क्या, और cos 180 माइनस 60 क्या होगा बच्चा, माइनस cos 60, 180 पे नो चेंज, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव में आ रहा है ना, समझ गए क्या। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इस केस में जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वर्क कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा। मैं तुम्हें फील दे देता हूं, है ना, ये तो सर मैथ्स मैथ्स वाला पार्ट समझ में आया क्या, हम थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं, आ जाओ आजा रे, आ गया, सुनो सर, ये तो आपने पढ़ा दिया हमें मैथमेटिकली, ठीक, कि सर एक एफ था एक एक्स था, दोनों के बीच में अगर एंगल है मतलब 0 से 90 के बीच में, तो पॉजिटिव वर्क डन, अब वर्क कितना, 0, और ऐसे लग जाए तो नेगेटिव, समझ गए क्या। अब थोड़ा फील लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। जैसे मुझे एक बात बताना, वैसे कल एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था, आज फिर देता हूं, सोचो, हाँ पॉजिटिव वर्क, अब देख वर्क किस पे हो रहा होगा, किस पे करा रहे हैं, सिस्टम, अरे जिसके बारे में पढ़ रहा हूं वही तो है सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं अभी अपना
मतलब खून जला के, पूरी मेहनत करके तुम्हें अपनी एनर्जी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? किस लिए? कि तुम मेरे सिस्टम में थोड़े पढ़ लिख जाओ। तो मैंने अपनी एनर्जी दे के तुम्हारी एनर्जी बढ़ा दी। लॉजिक समझ में आया क्या? मैंने अपनी एनर्जी खर्च करके, अपना खून जला के तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने का प्रयत्न किया कि नहीं किया? बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के बताओ। पक्का क्या? दूसरी तरफ, अब मैं, तुम सिस्टम, अब मैं ऐसा, मैंने कहा कि तुम रोज आते नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम सोए रहोगे, है ना, तुम हंसते रहते हो, जिंदगी ऐसी हंसते हंसते पार हो जाएगी, है ना, तू गधा जैसा बस देखता ही रहेगा। यानी मैंने तुम्हें गंदी तरह जलील किया, बेइज्जत किया, तो तुम क्या हो जाओगे? डीमोरलाइज्ड। नहीं समझे? अरे हो गया ना डिमोरलाइज। तो मैंने तुम्हारी एनर्जी बढ़ाई या घटाई? तो मैं बहुत नेगेटिव इंसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अच्छा, है कितना खुश होते हो? तो मैंने तुम्हारी एनर्जी बढ़ाई कि घटाई? तो मैंने अभी कैसा वर्क किया तुम्हारे ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्का क्या? अब ऐसे सोच, मान ले बच्चा, तू रेलगाड़ी के आगे दौड़ रहा था। मान लो तुम रेलगाड़ी के आगे दौड़ रहे थे, मस्त एकदम, है, उसेन बोल्ट बनने चले थे। क्यों बे? पीछे से ट्रेन आया और वो अपनी एनर्जी तुम्हें देगा, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। और क्यों बे? कैसी बात कर, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी यार? तो तो ट्रेन ने तेरे पे पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव किया? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी तुझे दे दी और तू कहीं और ही चल जाएगा। अब दूसरा, क्या तुमने हिंदी मूवीज देखी हैं कभी? बढ़िया, क्या देखे हो? देखे हो? तो पहले की मूवीज में कैसे करते होते थे? जो हीरो होता था पहले पिटता था, क्यों बे? फिर पिटने के बाद गुंडा उसको, अगर ज्यादा पुरानी में जाओगे तो घोड़े के पीछे बांध देता था हीरो को, क्यों? और हीरो का हाथ ऐसे बंधा हुआ होता था, क्यों बे? बढ़िया क्या? अब जो घोड़ा है वो क्या कर रहा है? घोड़ा जो है, वो जिसको जिसको हीरो को बांधा हुआ है, तो जो घोड़ा है उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है खींच के, क्यों बे? खींच के बढ़ा रहा है ना उसकी एनर्जी। लेकिन जो जमीन है वो क्या कर रहा होगा? उसको घसीट रहा होगा, उसका लालम लाल होगा। फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा उसी टाइम पे? ए मत जा रे तू, मत जा रे, मत जा, नहीं समझ में आया? तो वो उसको रगड़ रगड़ के उसकी एनर्जी कम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो उसी टाइम पे घोड़े ने उस आदमी पे पॉजिटिव काम किया, और फ्रिक्शन ने कैसा वर्क करा? नेगेटिव। आया क्या समझ में? और थोड़ी और घोड़े जमाने से कार वार पे आ जाओ, तो फिर कार पे भी तो वही करता है। लेकिन हाँ, इसमें हीरो दौड़ के जाते कार को पकड़ लेता, क्यों बे? और फिर मस्त घसटाते घसटाते जाता है। तो कार तो उसकी एनर्जी को खींच के बढ़ा रहा है। तो अभी सिस्टम कौन है? हीरो रे। मूवी हीरो पे चलती, तो सिस्टम कौन है अपना? हीरो। कार क्या कर रहा है? उसकी उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहा है, और जो नीचे का रोड है वो उसकी एनर्जी को घटा रहा है। समझ गए क्या? फील आ गया? पक्का? तो तुम्हें बड़े एग्जांपल दे दिए मैंने। तो ये मैथ्स और जो हमने भी समझा वो लॉजिक था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ। हाँ जी, देखो, तो इस सच में आया है कि ऐसे ही बोले जा रहे हो बे? तुझे नहीं आया? प्रैक्टिकल करने को तैयार हो मैं इस एग्जाम्पल पे? नहीं नहीं, बोलो बोलो। नहीं, चुटिया के साथ भी किया जा सकता है। चलो, तू बड़ा हंस रही है, तेरा बर्थडे है, तो बर्थडे बम भी हो जाएगा, और बच्चे बेचारे सीख भी लेंगे, क्यों भाई? दोस्तों के लिए इतना नहीं कर सकती है तू? अरे कैसे दोस्त है तुम्हारे, हैं? इतना तो करना ही चाहिए। क्यों भाई? अबे छोड़ना, एनर्जी बढ़ना चाहिए, खत्म। चलो, अच्छा मैंने पूछ ली ना, हाँ बोल, चल बोल भाई। दिल पे क्यों ले रहा है? सिस्टम हम डिसाइड करते हैं, हाँ आगे बोल। हाँ, जिधर फोर्स लगा रहे हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एफ इंटू एक्स, और एंगल दोनों के बीच में कितना है? जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है? 1, तो एफ एक्स। बचपन में हमें वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लिखवाते थे, क्योंकि हर सवाल में क्या होता था, ये डब्बा पड़ा है, तुम आंख बंद करके इसे धक्का लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। समझ गए क्या? चलो, लॉजिक आया समझ में? आ जाओ आगे देखो। ज्यादा ना मस्ती करो विद्या, देखो इधर सुनो। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो अपन को दिमाग में रखनी है।
तो वर्क इज इक्वल टू, कितनी बार लिख दिया फॉर्मूला, अब तो रट गया होगा। क्या मैं रात को जगाऊंगा तो भी बोल दोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? चलो फिर ठीक है, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। इधर आ जाओ। अरे यार, फोर्स की यूनिट बोलो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बोलो। अरे मीटर रे, एटम नहीं, क्या बोला था? अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसमें, बातें नहीं बचा, डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होगा? मीटर में। तो क्या बनाई, अच्छा अच्छा, ये कॉस थीटा, ये तो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, तो इससे तो टेंशन है नहीं। तो यहाँ क्या लिख दिया, न्यूटन मीटर। क्लियर है क्या? डायमेंशनलेस क्यों बोल रहे हैं? अरे वैल्यू रखोगे ना यार, cos 30 1/2, उसकी यूनिट क्या लगाएंगे, तो 1/2 ही रहेगा, सॉरी √3/2, वो तो उतना ही रहेगा। तो हम लोग इसको न्यूटन मीटर नहीं रखते, न्यूटन मीटर हमने असाइन कर रखा है टॉर्क को। इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे टॉर्क नामक चिड़िया, तो वहां पे हम टॉर्क को जो मेजर करते हैं वो न्यूटन मीटर में करते हैं ना, तो इसके लिए फिर अलग बना दिया। तो इस न्यूटन मीटर को अपन किस में लिखते हैं बच्चा, जूल में। समझ गए क्या? तो वर्क की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ी बातें और पूछूं कि बच्चा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो फोर्स का क्या होता है, बोलोगे सर MLT, नहीं आ रहा है। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मास के लिए हम लिख दिया। एक्सेलेरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे LT-2 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट का बच्चा क्या आ गया, L, तो ये क्या बन गया, ML²T-2। ये तो टुच्ची टुच्ची बातें हैं, कर सकते हैं अपन आराम से, बढ़िया। और एक चीज जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सर जब वर्क वर्क खेलोगे ना आप, तो या तो F.ds cos थीटा यूज करोगे, और सर वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी होता है। तो ये फॉर्मूला सर कब यूज करोगे, जब फोर्स किस फॉर्म में दिया होगा, वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में, तो सर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे देखो, आ जाओ कुछ सवाल करते हैं, ठीक है क्या? उड़ी बाबा, देखो, जैसे बच्चा मैंने कहा आपसे कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मैं 3i कैप प्लस 4j कैप फोर्स लगा रहा हूं, क्या मैं ऐसा फोर्स लगा सकता हूँ कहीं? पहचान पा रहे हो उसको? नहीं लगा सकते। अब एक फोर्स है, उसका एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ और वाई वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, मतलब इसी फोर्स के कितने पार्ट, दो पार्ट, एक इधर लग रहा है और इसी का एक ऊपर। ये पढ़ चुके नहीं चाह रही बातें? चलो, तो मैंने कहा कि उस पे फोर्स इतना लग रहा है, और तुमने फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से उठा के कहां रख दिया, किसी पॉइंट बी पे। अरे धक्का लगाए तो ए से कहां चला गया, बी पे। तो ए का कोऑर्डिनेट है मान लो बच्चा 1,4, और बी का कोऑर्डिनेट है मान लो बच्चा 5,8। ठीक है क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्क कितना हुआ, तो तुम बोलोगे सर ये जो फोर्स है किस फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में। तो मुझे पता है कि सर अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आप दो वेक्टर का क्या निकाल दोगे इस बार, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो रहा है इस बार, ए से बी जा रहा है ना, तो क्या तुम्हें वेक्टर ए बी लिखना आता है? मत बोलना नहीं आता है, सिखाया मैंने कैसे निकालते थे। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 पढ़ाए यार, कैसे कर, वेक्टर पढ़ाए थे ना ये, तो कैसे लिखो इसको मैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉल हो जाएगा। कभी भी आपको दो कोऑर्डिनेट दिए वो हो और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, 5 माइनस, बोलो भाई, 5 - 1, बोलो यार, अभी तो फिर याद नहीं होगा, फिर 8 - 4 j कैप, आ गया ना वेक्टर फॉर्म में। समझ गए क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 5 - 1 कितना होगा, 4i कैप, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4j कैप। समझ गए क्या? तो अब उठा के चेप दो, फोर्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ गए क्या? और ds कितना है, 4i कैप प्लस 4j कैप। क्या तुम्हें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है? आई किसके साथ मल्टीप्लाई होता था, आई याद आ गया क्या, और जे किसके साथ होता था? समझ गए, पढ़ाया ये चीज, वेक्टर पढ़ाया था। हाँ तो बोलो, 3 - 4 = 12, और 4 - 4 = अब 12 प्लस 8 28 जूल। आया क्या समझ में? समझ गया ना? सही बता, सीख गए क्या? तो हमारे साथ क्या खेलेगा, F.ds से खेलेगा, वेक्टर फॉर्म में देगा तो भी कर लेंगे, छोटी छोटी बातें। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
चलो थोड़ी बातें यहाँ की भी देख लेते हैं। तो वर्क डन बाई बच्चा कांस्टेंट, वर्क पूरा पीएचडी हो गया ना, क्या क्या चलेगा पूरा बढ़िया से बढ़िया। चलो वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है क्या? मैंने वैसे वहां पे इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कांस्टेंट फोर्स, याद आ रहा है क्या? mg, टेंशन, नॉर्मल पढ़ाया ना यार अभी तो, रहन तो डल रिस्पॉन्स ना दिया करो, आ जाओ। ठीक है देख, तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो जब कांस्टेंट फोर्स रहेगा तब तो टेंशन ही नहीं है, फॉर्मूला तो ही चलेगा ना बच्चा, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। अरे समझ गए क्या? ये एफ कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अभी तो पढ़ा है यार, कैसे कर रहे हो? पढ़ाया ना उधर यार, ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब की बात है। चलो इधर आ जाओ, इसकी भी कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, उसको जरा देख लेते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ये बात पढ़ लिया क्या हम लोगों ने? अरे यार थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क नहीं, पढ़ाया ना ऐसा। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया कि एक मजदूर है ना, इस मजदूर ने अपने सर पे एक डब्बा रखा हुआ है और ये चलते हुए ऐसे आगे आ रहा है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया बताओ, तो तुम बोलते कि सर इस ब्लॉक का मास m है, तो नीचे क्या लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है। और तुम लॉजिकली भी सोचो ना यार, सर पे ऐसे रखा हुआ है तो ग्रेविटी तो उसको नीचे ले जाना चाहता था ना, और तू चल रहा है ऐसे, तो ग्रेविटी नीचे ले जा पाया क्या? समझ गए क्या? मेरे सर पे रखा था सामान, मैं जब ऐसे चल रहा हूं, ग्रेविटी क्या चाह रहा है? ये नीचे जा रहा है क्या मेरे ऐसे चलने से? तो जीरो ही होगा ना यार। अब बाकी फॉर्मूला से भी देखेंगे तो भी कितना आएगा, दिख रहा ना? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना दोनों के बीच में 90, तो इस केस में वर्क डन कितना आएगा? जीरो। समझ गए क्या? दूसरा पढ़ो, force does no work if a point of application of force does not move। अब धक्का लगाते गए, हिला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो, तो वर्क कितना होगा? समझ गए? तीसरा पॉइंट देखो, वर्क डन बाय अ, ये थोड़ा सा अच्छा है ये पॉइंट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा फील आएगा। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब जो बच्चा कांस्टेंट फोर्स जो वर्क करता है उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। सर कहोगे सर इसका क्या तात्पर्य है? समझो जरा, मैं समझाता हूं। पहले इनको देखो तो सबसे पहला बच्चा वर्क डन बाई एमजी, एमजी पहचान गए क्या? किसकी बात हो रही है? अरे ग्रेविटेशन। थक गए क्या तुम लोग? अब तो बंद कर देते हैं, तो मैं ही चिल्लाऊं? थक गए तो बंद करते भाई, मेरे भी गले में दर्द है, मैं भी जाए चाय वाय पीऊं, आज मिला भी नहीं है। तेज बोलोगे तो पढ़ाऊंगा। देखो हम गांधी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस सुने हो ना? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुनो, नरम गल गरम दल, ऐसे पढ़े हो ना तुम लोग थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री पहले। तो तुम्हें क्या करना है? खून तो मांग नहीं रहे तुमसे, क्या मांग रहे हैं? थोड़ा रिस्पॉन्स, थोड़ा चिल्ला लो, बाकी मेरे ऊपर है। पैसा वैसा लग गया ना, भर दियो ना घर से ला ला के, तो वसूलेगा कौन? अबे हमारी सैलरी आ रही है इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, नहीं आएगी नहीं पढ़ाएंगे। तो तुमने ही पैसा भरा तो वसूलो ना यार, कैसे बेवकूफ वाले काम करते हो? रिस्पॉन्स नहीं दे, यही तो या अगर मैं आके आराम से अपना काम भी अगर ऐसे ऐसे कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या मुझे? तो मैं चिल्लाता क्योंकि तुम थोड़ा जागते रहो, ज्यादा घुसे दिमाग में। लेकिन मैंने कहा था ना उस दिन, बच्चा बनो, बोरी नहीं बनना है। बोरी समझते हो ना, बोझ। लेकिन समझते सब हो, लेकिन सब निकल जाता है नहीं। हाँ ये लड़की हाँ बहुत अच्छा बोलती है। हाँ थोड़ा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा समझते हैं बच्चा इसको, है ना? समझते क्या, वैसे तो अपन समझे हुए हैं, क्यों बे? कुछ भी मास वो धरती की तरफ ही जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, एमजी 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 लगेगा। चलो अब यहां से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप मुझे बताना, तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं और कोशिश करना समझ में आए केसेस से। मान लो बच्चा, तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है क्या? मान लो ये बिल्डिंग है वाई हाइट ऊपर, और
यहां से बेसमेंट है एक्स हाइट, मतलब इधर एक्स दूर, ठीक है क्या? और इस बिल्डिंग पर कोई लड़का या बच्चा ऐसे खड़ा है, ठीक है क्या? इसको मन किया कूदने का, समझ रहे हो क्या? इसको मन किया कूदने का, ठीक। ये कूदता कैसे उसको जरा देखते हैं। ये कैसे कूदा वो तो मुझे नहीं पता, बट फाइनली जब ये कूदा है ना तो यहाँ पे आके छितरा गया है, समझ गए क्या? तुझसे सुपरमैन बनना चाहता था, तो सुपरमैन तो ऐसे उड़ता है, क्यों भाई? टांग इधर, बेचारा बन रहा था सुपरमैन। तो ये आके मान लो कैसे भी करके गिरा इस जगह पे। तो इनिशियल पॉइंट रहा ये वाला, सॉरी फाइनल ये रहा, और इनिशियल ये समझ गए क्या? ऐसे आके गिरा है, ठीक है। मान लो बच्चा ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है क्या? तो इसको नीचे गिराने वाला कौन है? कौन है? पक्का मां से वही तो गिराया होगा, जाके छत पे कूद के देख लेना, पता चल जाएगा कौन गिराया। यार मैं ढकेल देता हूँ। इधर आ। हाँ तो बोलोगे नहीं तो ढकेलना ही पड़ेगा, और क्या ही करेंगे। बढ़िया क्या? तो अब इसको गिराया किसने? तो सर इसका मास है मान लो m, पक्का है ना? और नीचे बच्चा इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? बोलो, मास m में तो नीचे क्या लग रहा होगा? पकड़ पा रहे हो क्या ऐसे करके? mg लग रहा होगा क्या? और ये यहां से कहां पहुंचा? इधर। तो ये y है और ये x है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? अबे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसे गिरा है ना सुपरमैन बनते हुए, समझ रहे हो ना? यहाँ से कूदा बेचारा, जूम टिचिक, समझ गए क्या? जूम टिचिक। तो अब मुझे बताओ ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, क्या यही होगा क्या? बढ़िया। तो अभी मैं पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बेटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे? बोलो, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तीन तरीके सिखाए थे, फोर्स देख लो, डिस्प्लेसमेंट देख लो, और दोनों के बीच के एंगल को क्या लिख दो? कॉस थीटा। नहीं आया रे? पक्का थोड़ा जोर से बोल ले बच्चा। बच्चा देखो, तो एंगल कितना था? थीटा। फोर्स किधर लग रहा है? तो वर्क को क्या लिखोगे? फोर्स कितना लिखा? डिस्प्लेसमेंट इसी पे हुआ ना बे? अभी इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? इनिशियल को फाइनल से जोड़, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बे। क्या तुम्हारे पास ओले जैसी आंखें हैं? इसीलिए नहीं दिख रहा है ना? आंखें होनी चाहिए थी। अरे ये थीटा है, तो गधो ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे, ये थीटा और ये क्या है? वाई, और ये क्या है? तो यहां से कॉस थीटा बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं आया समझ में? अरे थीटा यहां से देखेंगे तो ये बेस होगा, और इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। यार कैसी बात करो, ये सब भी अगर नहीं आएगा तो बेकार है तुम्हारा पढ़ाई। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा वैल्यू रख के देख तो क्या रहा आंसर? सर mg अंडर रूट ऑफ, बोलते जाओ गधो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आया क्या? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अच्छा शुक्र है, ये कटा। तो आंसर कितना आया? mg इंटू, आया क्या? चल दूसरे तरीके से अब बता। पहला ठीक है, जो पढ़ा था, फोर्स देख लो, डिस्प्लेसमेंट देख लो। अच्छा दूसरा पूछता हूं मैं, सेम। सर आपने एक और तरीका सिखा रखा था, इधर आ जाओ, ऐसे था। देखो मैं कुछ प्रूफ कराने के लिए ऐसी मेहनत कर रहा हूं। ये x, ये y, और ये वाला बोलो एक्स स्क्वायर प्लस, ये एंगल कितना? पक्का नीचे क्या लग रहा है? यही है। अरे ये कौन है? mg है। दूसरा क्या सिखाया था? ये mg इधर। तो जरा इस mg का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ है? mg का cos थीटा। अरे बोलो ना यार सीधा। ये mg, ये थीटा, तो इस तरफ क्या होगा? mg का cos थीटा, यही सिखाया था ना? तो mg cos थीटा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो अब वर्क का फॉर्मूला बोलो। mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा? अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस, आया क्या समझ में? जरा कॉस थीटा का वैल्यू बताना। y बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से क्या हुआ? आंसर कितना आ गया? mg। आया क्या समझ में? तीसरा क्या सिखाया था सर? इस बार किसको तोड़ा आपने? mg को इस पे रख दिया, अगली बार किसको रख दो? इसको इस पे। ये f था, ये x था, तो चाहो तो f को किस पे रख दो? x पे। और f को x पे कैसे रखोगे? f का cos थीटा करके। तो f का cos थीटा इंटू x, या फिर ये x है, इसको इस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? x का cos थीटा इंटू f। यही सिखाया है ना? चल बोल अब। तो वर्क इज इक्वल टू, फिर से बनाओ क्या? इसको इस पे रखे? चल यहां अलग से बना देता हूं। सर ये था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थीटा, और इधर क्या लग रहा था बेटा ऑलरेडी? mg। तो अब जरा बताना मुझे, क्या तुम्हारे आंखों से ये दिख रहा है क्या? अब इसको अगर तोड़ेंगे इस पे तो क्या लिखोगे? इस तरफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। देखो मैं इतना इसलिए लिखता हूँ ना, तुम्हें मैथ्स से ना डर वर खत्म हो जाए, मतलब तुम लोग थोड़ा प्रो टायर समझे? तो अब जरा बताओ, अब वर्क के लिए क्या लिखोगे? इस बार इसको इस पे रखा ना, तो क्या लिखा देखो तो, इधर की तरफ ये ना डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है? mg। तो क्या लिखोगे फिर से देखो तो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इंटू, यार फिर से कॉस थीटा की वैल्यू रखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या तुम्हारे पास? फिर से mg वाई। सर क्या करा रहे हो आप फर्जी में? एक ही से तो आ ही क्या था आंसर? जरा ध्यान देख तो बच्चा, ये जो वर्क आया है उसका फाइनल रिजल्ट चेक करो तो क्या आ रहा है? ध्यान से देखना, mg दिख रहा है क्या? और यहां पे केवल क्या आ रहा है? क्या x आ रहा है क्या? चेक करो तो, कहीं आ ही नहीं रहा है ना। मतलब क्या हुआ सर? ये जो मास पड़ा था ना किसी हाइट y पे, तो धरती मैया जो है वो कितना काम कर रही है? mg। और ये कितना नीचे गिरा है, कितना इधर गया, उससे लेना देना नहीं है। नहीं पकड़ पाए? देख देख, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है बच्चा, इस रिजल्ट में एक बात बताओ, ये mg कौन है? अरे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, पकड़ पा रहे हो क्या? नीचे की तरफ। और ये y कौन है? जितना नीचे आया हुआ है। mg कौन? धरती मैया नीचे खींच रही है, और ये नीचे कितना गिरा है? नीचे कितना गिरा है? अरे मैं कुर्सी पे खड़ा होके जैसे मर्जी, अगर यहां से ऐसे, अगर यहां खड़े होके ऐसे गिरूंगा तो कितना गिरा? जितना कुर्सी का हाइट था। और यहां से अगर मैं मान लो अगर ऐसे भी कूद के जा रहा हूं तो भी कितना गिरा? अरे कुर्सी का हाइट था। आया समझ में क्या? अच्छा मान लो मैं कुर्सी पे बैठ के ब्रेक डांस करते करते भी नीचे गिरा तो भी कितना गिरा नीचे? समझ गए क्या? सोच लो। तुम आज एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? घर पे जाना, ठीक है? टेबल होगा, टेबल पे खड़े हो जाना, और टेबल पे खड़े होके आराम से नीचे गिरना। तो तुम्हें अपने घुटनों में थोड़ा दर्द होगा अगर बुढ़ापा आ गया होगा तो, ठीक है? उसके बाद फिर उसी टेबल पे चढ़ के ना थोड़ा ऐसे करके कूदना, नहीं समझ रहे हो? ऐसे करके, तो भी देखना तुम्हें घुटने में उतना ही चोट फील होगा। फिर थोड़ा सा और जोर से कूदोगे तो थोड़ा और लंबा जाके गिरोगे, तो भी तुम्हें घुटने में उतना ही दर्द होगा। क्यों? सर हाइटवा सेम था। तो धरती, अब ऐसे भी सोचो, धरती देख, जैसे ये पेन है ना बच्चा, धरती माता क्या चाहती है कि तू नीचे आ, तू नीचे आ। तो अगर ये टेढ़ा अगर गया, मान लो जब ये ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, मान लो ये ऐसे था बिल्डिंग, ये अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर अगर ऐसे जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट नीचे और इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इधर, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर और ग्रेविटी इधर, तो दोनों में एंगल कितना बना? देख, मैं जब इसको सर पे लेके चल रहा हूं तो इधर वाले डिस्प्लेसमेंट, जब भी इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ एक्स में हो रहा है, तो ग्रेविटी किधर लग रहा है? तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 90। तो वर्क डन कितना होगा? नहीं होगा, जीरो। सोच लो। तो अगर ये बॉटल भाई साहब
इस हाइट से ऐसे जब गिर रहे होंगे तो जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो ग्रेविटी लग रहा है उसमें तो हमेशा एंगल कितना बनेगा, समझ गए क्या? तो एक्स में तो ग्रेविटी कभी काम ही नहीं करता है। क्या मुझे ऐसे चलने के लिए सीधा ग्रेविटी से लड़ना पड़ेगा क्या बे? लड़ना पड़ेगा क्या? क्या मेरे को ग्रेविटी आगे आगे पीछे करा रहा है क्या? क्या ग्रेविटी मेरे पे वर्क करके ऐसे ऐसे कर सकता है मुझे? कभी ग्रेविटी बस क्या कर सकता है, नीचे खींच सकता है, समझ गए क्या? तो उसको सिर्फ किससे मतलब है, कितना हाइट नीचे गिर रहे हो, कितना हाइट नीचे गिर रहे हो, समझ गए? तो हमने इसको फॉर्मूले से भी देखा और इसको लॉजिक से भी सोच रहे तो भी समझ में आ रहा है कि सर किसी हाइट से ये अगर टेढ़ा होके जा रहा है तो टेढ़ा वाला एक्स, ग्रेविटी वाला नीचे, तो सर एक्स में तो वर्क डन जीरो आएगा, किसका, ग्रेविटी का। बट ग्रेविटी क्या चाहता था, नीचे आना, तो नीचे वाला लेगा ना यार, एम जी इंटू एच, एम जी इंटू एच। तो अब देखो ये वाला स्टेटमेंट अब पढ़ो। अब बताओ ये जो एम जी फोर्स है बच्चा वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कौन, अरे गधा, ये मास यहां पे बैठा होगा तो भी इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और नीचे गिर रहा होगा तो भी कितना लग रहा है, यहां जाके गिरा तो भी कितना लगा? क्या पूरे रास्ते फोर्स एमजी रहा, कहीं चेंज हुआ क्या? तो कांस्टेंट रहा ना। और क्या इस फोर्स को, ये अब जो ग्रेविटी ने जो काम किया, इसको फाइनली किससे मतलब था, कितना नीचे आया, इसी से ना। इसको अगर मैं कह रहा हूं ये यहां से गिरा और ऐसे से नाचते नाचते गिंदराते गिंदराते फिर नीचे आया, तो भी तुम क्या बोलने वाले हो, एम जी एच, समझ गए? तो इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं था। अब आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको ये लाइन समझ में आ रही है क्या? वर्क डन बाई इज, समझ गए? पाथ से लेना देना मतलब बिल्डिंग चौथी मंजिल पे खड़े होके तुम कूद जाओ नीचे, तो अभी जितना फोर्स लग रहा है पैर पे, अगली बार फिर तुम कूदो लेकिन थोड़ा दौड़ते हुए आके कूदो, ऊपर नहीं जाना, लेकिन ये बिल्डिंग है ना ऐसे, तो तुम ऐसे दौड़ते दौड़ते आओ और आते आते ऐसे कूदना, नहीं समझे, करके। तो इसी हाइट से अगर गिरे हो ऐसे करके तो अभी भी उतना ही चोट लगेगा, समझ? हाँ सर हम तो ऐसे गए थे तो हाइट ऊपर चल गया ना रे, तो अब ज्यादा नीचे गिराएगा ना तो ज्यादा चोट लगेगा। तो तुमने चौथी मंजिल से किसी को धक्का दिया, वो नहीं निपट रहा है, तो तुम अगली बार फिर उसको चौथी मंजिल पे ले जाओ और फिर जोर से धक्का दे दो, तो भी वो नहीं निपटेगा, क्यों? सर फिर से अच्छी गिरेगा, नहीं समझ में आया? उसके बाद फिर तुमने और जोर से धक्का दिया तो अब क्या होगा? सर पहली बार ऐसे गिराया नहीं निपटा, फिर और जोर से धक्का दिया, सर ऐसे गिराया नहीं निपटा, फिर और जोर से धक्का दिया, तो तुम 50 बार कर लोगे तो भी नहीं निपटेगा। सर क्या बात करो, एक बार गिरा के फिर दोबारा पटकेंगे तो निपट जाएगा। नहीं मैं चोट की बात कर रहा हूं, तो निपटाना होगा तो चौथी से कहां चल जाओ, आठवीं पे चल जाओ और थोड़ा सा टुचुक कर दो तो काम, क्योंकि अब हाइट, हाँ लॉजिक आया क्या समझ में? तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये हमेशा होगा किसमें, कांस्टेंट फोर्स में। पाथ से लेना देना उसको सिर्फ किससे मतलब होगा, इनिशियल और फाइनल जगह से। इनिशियल से फाइनल कितना गया, समझ गए क्या? ठीक है ना? चलो अच्छा कुछ क्वेश्चंस भी है, ये भी है। वर्क डन बाई एम जी ऑन अ लार्ज रिजिड बॉडी, समझो जरा बेटा इसको। कहां जा रहे रे तू, पूछा मैंने से, गार्डन है तेरा, अगली बार से भगा दूंगा बिना पूछे कोई निकला तो। अब अगली बार बताते हैं, मतलब डिसिप्लिन नाम की चिड़िया नहीं है क्या, मन करे निकल जाएंगे बाहर, कायदे से बेइज्जती करेंगे फिर। किसको डाउट है क्या? तुम लोग मेरे को शरीफ वरीफ तो नहीं समझते हो ना? शरीफ समझते हो मुझे? कैसे डर गए सर, अरे भाई शरीफ वरीफ ना समझना हमें, दिखते हैं शरीफ, क्या बात कर रहे हो? अच्छा दिखता भी नहीं शरीफ, मतलब यार ऐसे मत बोले यार हैं? अरे तो लुक पे नहीं बोलना चाहिए ना, थोड़ा बुरा लगता है। आगे आ जाओ हम अब बचपन से अपने आप को हम शाहरुख समझ रहे, बाद में अपग्रेड करके कुछ और बन गया, तुम ऐसे बेइज्जती कर रहे हो। चलो तुझे बताऊं, चलो आगे सुन, थोड़ा सा और थोड़ा सा और। हाँ अब समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है जरा देखो। रिजिड बॉडी समझते हो क्या? देखो जनरली ना अभी तक अपन फिजिक्स में जितनी चीजें पढ़ रहे हैं सब पॉइंट मास मान के सॉल्व करते हैं,
हम कहते हैं कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, तो कार को भी एक छोटा सा मास बना के और एबीडी बना देते हो, देखो क्या, एक पॉइंट लेके कार का इतना सा होता है, इतना सा। वहां बाकी चीजों की बात ही नहीं करते हैं। जब अभी हम लोग आगे सेंटर ऑफ मास वाली चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा रिजिड बॉडी का। फिलहाल आप समझो चीज को कि बच्चा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये एक सीलिंग है, समझना थोड़ा है ना, और इस सीलिंग से मैंने एक रॉड को ऐसे करके लटका रखा है, समझ रहे हो, यहां से ऐसे, ठीक। और तुमने अभी यहां पे इसको ऐसे करके मान लो पकड़ के रखा हुआ है, समझ गए। और इस रॉड की जो लेंथ है मान लो है L, और इसका जो, बेटा ध्यान से ना, इसका मास है मान लो M, ठीक है। रॉड की लेंथ हो गई L और इसका जो मास है मान लो है M, ठीक। कंडीशन समझ पा रहे हो क्या? आजा आजा रे। हाँ देख, झूठा है कि अच्छा है? हाँ ठीक है, झूठा नहीं है, मैं पी भी सकता हूँ। धन्यवाद। मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना, ठीक है। ये मान लो, दिख रहा है क्या रे, ऐसे मैंने पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है, समथिंग लाइक, टूटेगा नहीं ना हाथ, बहुत दर्द हो रहा है, अब ठीक है। तो बे, फिजिक्स के टीचर हैं हम, फ्लावर समझे थे का? हैं? देखो इधर, फायर, इधर एक। तो बच्चा अगर ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे जा रहा है ना यार, नहीं दिख रहा है, ऐसे रखा है तो छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, तो कौन लेके नीचे जा रहा होगा? पक्का क्या? क्या इस पूरे मास पे एक जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा या अलग अलग लग रहा होगा? काहे? देख मास इधर, देख रहे मास इधर, तो एक बात बताओ, जब तुम इसको ऐसे करके छोड़ रहे हो, ये समझ पा रहे हो ऐसे करके, है ना? अब जरा ध्यान से देखना सिनेरियो कैसा हो रहा है। अब बता, अभी अपन ग्रेविटी पे ही ध्यान दिए, सिर्फ एमजी एमजी समझो, नीचे एमजी लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, और कौन सा मास कितना नीचे आया वही क्या कहलाएगा उसका? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना तुम्हें ऐसे पकड़ के, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे ऐसे पकड़ के मस्त ऐसे ऐसे झुलाऊं, ठीक, तो तुझे शायद थोड़ा कम फील होगा। और तुम्हारा टंगरी ऐसे पकड़ के और फिर ऐसे ऊपर ले जाके फिर झुलाऊं तो बड़ा मजा आएगा सर पे, समझ रहे हो, टनटना के। जरा समझना सीन। तो बच्चा अगर इस रॉड को मैं यहां से छोड़ूं तो तुम्हें क्या लगता है ये कुछ ऐसा होएगा क्या? देखो तो ये नीचे आएगा ऐसे, अरे जैसे अभी दिखाया यार, ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिक दिख रहा है। तो अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये वाला सेगमेंट का जो मास होगा, यहाँ पे जो मास होगा, ये घूम के यहां आएगा क्या? पकड़ पा रहे हो? ये वाला ऐसे है ना, और जो ये वाला होगा ऐसा इधर वाला, ये वाला मान लो बच्चा घूम के यहां आ जाएगा, क्यों बे? ऐसे आएगा ना, ये वहां हाथ था ना वैसे, तो नीचे की ये काला काला दिख रहा है क्या? तो ये काला वाला तो इतना ही नीचे है ना बे, नहीं समझे? ये जो हमारा उंगली था ये कितना नीचे गया? पागल वागल लोग, ऐसे दिख रहा है, ये देख एंड वाला पार्ट, तो ये जो एंड वाला पार्ट है ये कितना नीचे आ रहा है, देख तो, इतना। तो बताओ ग्रेविटी ने किस पे ज्यादा वर्क करा, इस पे ज्यादा वर्क करा कि इस पे ज्यादा वर्क करा? इस वाले पे। क्यों? इस वाले को कितना नीचे लेकर आया बच्चा? सर ये h हाइट तक लाया, समझ गए क्या? इस वाले को कम लेके आया, इस वाले को इतू सही, अरे इतना ही, ये पोर्शन इतना ही नीचे गिरा ना भाई, समझ गए क्या? तो अब मेरे से कोई पूछ दे कि बताओ ग्रेविटी ने टोटल कितना वर्क करा, तो अब तुम बोलोगे कि सर देख देख, तुम बोलोगे कि सर इसका टोटल लेंथ L था, ठीक। अब हम यहां पे ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते कि सर mg ये था, क्यों भाई? और ये पूरा L लेंथ नीचे आ गया, सर mgl कर दो, क्योंकि ये पूरा लेंथ, देख ये रॉड पूरा का पूरा कितना नीचे है, ये पूरा L नीचे आया है क्या? मेरा हाथ अगर 4 मीटर का था तो जब मैंने ऐसे नीचे करा तो क्या हर एक मास 4 मीटर नीचे है क्या? हर एक मास सर अलग अलग हाइट पे, बात समझ में आ रहा है क्या? हर एक मास अलग अलग हाइट पे है, तो हर एक मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने अलग अलग वर्क किया है,
तो सर सबका निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, एक एक को, एक एक को, एक एक को, समझ गए क्या? लेकिन अगर मान लो ये रॉड, बताऊंगा जब अलग अलग रहेगा तो भी पढ़ेंगे, बट अभी वाला थोड़ा आसान सा है। जब आपके पास यूनिफॉर्म मास हो, कैसा मास हो? यूनिफॉर्म मास। यूनिफॉर्म मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब एक जैसा मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, समझ, एक जैसा, बराबर यार, बराबर, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि यहाँ भारी, तो कई लोगों को देखे हो ना, शक्ल इतना सा, शरीर सांड जैसा, तो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं ना। चलो, तो सीन कैसा देखो। तो सर अभी हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि सर आप ही देखो ना, हर एक जगह का मास तो अलग अलग हाइट पे है ना बेटा, समझ देख पा रहे हो क्या? ये वाला कुछ h1 हाइट, ये वाला मान लो l हाइट पे है, लेकिन ये वाला क्या l हाइट पे है क्या? इसको मान लो l1 बोल दूं, इसको मान लो l2 बोल दूं, ये टुच्चा वाला l3 बोल दूं, सब अलग अलग हाइट पे है। तो ऐसे केस में सर कैसे निकालते हैं? ऐसे केस में बच्चा हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं, जरा देखो, इस पूरे रॉड का मास कितना बच्चा? m इंटू जी, लिख दिया। और यहां पे जो हाइट लिखेंगे ना, वो कहां से लिखेंगे? नीचे कितना आया है वो हम लोग देखते हैं COM से। सर COM बोले तो सेंटर ऑफ मास से, ठीक है क्या? सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसे हम कहते हैं एक रिजिड बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम सपोज करते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर मुझे इस पेन को बैलेंस करना होगा ना, ऐसे करके, ऐसे रख के, समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे कहां पे रखना पड़ेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, समझ पा नहीं होगा क्या भाई? ठीक है, अबे हुआ ना यार। तो सेंटर ऑफ मास एक, जहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट, यहां से बैलेंस हो सकता है, समझ गए? और यहीं से सबसे ज्यादा भारी लगेगा, समझे? यहां से देखेंगे तो हल्का फील होगा, क्योंकि सारा तो इधर गिर जा रहा है ना, बट सेंटर ऑफ मास पे रखेंगे तो सब, इसका पूरा वजन लगेगा यहीं पर है, समझ गया? जैसे इंसानों का नाभि होता है, अगर नाभि, अगर मैं तुम्हें अगर ऐसे करके एक चक्कू पे ऐसे खड़ा करके, खड़ा नहीं, ऐसे लिटा दूं ना तुम्हारे नाभि के पास से, अरे मजाक लग रहा है, तो तुम टिक जाओगे उस पे। हाँ, मतलब मान लो नीचे कुछ लगा दिया है ताकि घुसे नहीं। चलो, समझ गए क्या? तो अब यहाँ पे जो हम हाइट लेंगे, कहां से लेंगे बचाओ? बोलो भाई। और इसका लेंथ कितना था? तो हम इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा ना, इसके बीचों बीच, तो कहां से ले लेंगे? L/2। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू L/2। आया क्या समझ में? बट ये कब यूज कर पाओगे? जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब देख, रॉड में लॉजिक समझ में आता है कि सर यहाँ बीचों बीच होगा, अब लेकिन सबका अलग अलग होता है। हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच ही है, ये जरूरी नहीं। सर्कल वाले केस में भी बीच में आएगा, समझ गए? तो सबका अलग अलग रहता है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास करके एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में चीजों को और देखा जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, है ना? एक छोटा छोटा सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, क्या लगता है आप इसको कर ले जाओगे? देख तो, अभी सिखाया। एक टेबल, पढ़ लिया? जल्दी पढ़ो। यूनिफॉर्म लिख दिया ना बच्चा, यहां देख तो, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ मास, तो मतलब एक चेन है ऐसा, समझ गए क्या? और इस, अच्छा टेढ़ा बना दिया। चलो, इस चेन का लेंथ कितना है? मास दे दिया क्या? इसके बारे में क्या बोला हुआ है देखो तो, लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, टेबल स्मूथ है, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली। 1/3 समझ में आता है? एक तिहाई कहाँ है? समझ गए क्या? तो ये वाला जो पार्ट है बच्चा, वो कितना है? L/, जो नीचे है, ठीक है क्या? अब पढ़, if G is the acceleration due to gravity, the work required to pull the hanging part of the table, कितना काम करना पड़ेगा इसको पीछे पीछे खींचने के लिए, है ना? तो मुझे अच्छी तरह पता है, इधर आ जाओ,
देखो मुझे अच्छी तरह पता है कि सर, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका टोटल मास m है और यहां नीचे लटका हुआ लेंथ अगर L/3 है, तो नीचे लटका हुआ मास कितना होगा? कभी अमरूद चोरी करने वाला मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, नहीं सिखाया था तुम लोगों को? अमरूद चोरी करने वाला, कि मुझे अगर अमरूद चोरी करना है, दीवार है जरा ऊपर, तो हम लोग पहले ऐसे करके पकड़ते तो हाथ में बड़ा जोर लगता है, फिर ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे रखते हैं, फिर थोड़ा और ऐसे करते हैं, फिर ये वाला पार्ट जब ऊपर आता है तो फिर नीचे वाला आसानी से ऊपर रख के चोरी कर सकते हैं। होता है कि तुमने किया है? चलो अमरूद चोरी ना ही से कुछ तो किया होगा, कभी ऐसे चढ़े होगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? तो जो पार्ट, अब एक बार हम ऐसे चढ़ गए उसके ऊपर, जो पार्ट ऊपर है तो इसका जोर तो नहीं पड़ता है ना, बट जो नीचे लटका हुआ रहता है उस पर ज्यादा जोर पड़ता है। जैसे शुरुआत में बड़ा दम लगाना पड़ता है, क्यों सर? सारा का सारा पोर्शन तो नीचे है, समझ गए क्या? और एक बार ऊपर जैसे जैसे इतना पोर्शन आ जाता है तो थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि ये तो यहाँ सपोर्ट मिल गया ना यार इसको, अब तो केवल यही लटका हुआ पार्ट हो गया। और पेट के पास आ गया तो सर अब टांगी लटक रहा है, उसका तुम खुद ही देख लेंगे। तुम पेट नहीं चला सकते हो, टांग उठा सकते हो ना बे? हम कहे पेट उठाओ तो क्या करोगे? वो टांगे सही से करोगे, तो टांग में मूवमेंट है। पेट के पास भी अगर पैर होता मस्त ऐसे से चढ़ लेता, तुम रेपेटाइल हो जाते। है क्या टांग? नहीं ना? अरे मतलब, अरे भाई पेट में टांग थोड़ी होता है यार। चलो, अरे वापस आ जाओ टॉपिक बच्चा। तो अगर L/3 लेंथ नीचे है तो मास कितना होगा नीचे लटका हुआ? नहीं है समझ में? अबे तुम्हारा पूरे शरीर का मास है, मैं मान लो कमर तक का पार्ट ऊपर आ गया, तो कमर के नीचे अगर मान लो कमर के ऊपर M/2 तो नीचे कितना लटका हुआ होगा? M/2 टोटल M था तो बढ़िया क्या। अब बताओ, इसमें ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? नीचे। कितना मास कितना है? M/इंटू, पक्का क्या? पक्का ना? लेकिन ये जा किधर रहा है? अरे भले हम यहां से खींच रहे होंगे, तो ये जा किधर रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अरे ऊपर होगा ना। कितना ऊपर करना पड़ेगा इसको? लटका कितना हुआ है? L/3। लटका कितना है यहाँ? तो अब मान लो, अब एक बात बताओ, फिर से यहाँ पे वही कहानी आ गई। क्या हर एक मास को बराबर बराबर ही ऊपर खींचना पड़ेगा कि अलग अलग खींचना पड़ेगा? अरे यार ये वाला मास तो इतना ही नीचे है ना, ये वाला मास तो, और ये वाला मास तो ज्यादा, और सबसे नीचे वाला मास सबसे ज्यादा नीचे है। तो ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए? कहां से देख लेना चाहिए? सेंटर ऑफ। तो इसका लेंथ कितना था? L/3। तो बीच आधा कितना हो जाएगा इसका? यहां से यहां आधा कितना हो जाएगा? L/, समझ गए क्या? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख दूं? M/3 इंटू जी। ऊपर कितना खींचना पड़ेगा? सिर्फ L/6 और cos 180 डिग्री। नहीं आया? ये मेरा हाथ ऐसे लटका हुआ था पूरा, तने इसको पूरा खींच के ऊपर करना है। तो अब बोलो, ये वाला पार्ट का तो बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये समझ पा रहे? मान लो ये है, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो मान लो L हाइट पे है, और ये वाला तो कम हाइट पे है, ये वाला उससे ज्यादा, ये वाला तो सब अलग अलग हाइट पे है ना। तो आसान तरीका क्या है? इसका सेंटर पॉइंट ले लो। नहीं समझे? सेंटर पॉइंट ले लिया ना, अब केवल सेंटर पॉइंट को देख लो कितना ऊपर है, और जो मास लटका हुआ है इनटू हाइट करना है ना। हाइट कौन सा ले लोगे? सेंटर ऑफ मास से। समझ गए क्या? तो चेन का कितना नीचे लटका हुआ था? L/3 लटका हुआ था सर। तो चढ़ाना तो सबको ऊपर था ना बच्चा, ठीक? तो इसके सेंटर ऑफ मास से हाइट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? L/6। समझ गए क्या? पक्का समझ में आया ना? और mg किधर लग रहा था? नीचे। खिंचाया किधर है? ऊपर। तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 180 डिग्री। ऐसे रे। तो यहाँ क्या आ गया देखो तो, -mg/18 है क्या? सॉरी, mg/L/18 है ना? क्या कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? तो रिजिड बॉडी के ये हमेशा ऐसे नहीं कर पाएंगे वो, इसको चाहे तो हम लोग, मैं आपको यही चीज, ये वेरिएबल फोर्स ही है इस कंडीशन में। पहचान पा रहे हो कैसे? तुम जैसे जैसे खिसकाते जाओगे, तो जैसे फोर्स आगे देखेंगे। अभी ये ग्रेविटी के टर्म में सॉल्व कर रहे थे। अगर मेरे को पूछता कि तुम्हें फोर्स लगा के खींचना है, तो जब वो सबसे ज्यादा नीचे होता तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। फील आ रहा है क्या? अरे ज्यादा पोर्शन लटका हुआ होगा, बाहुबली मूवी देखे हो, तो जब जाता उसको ढूंढने के लिए, वो जो गद्दारी करके निकला होता है, वो भेजता है धागा, तो उसको ज्यादा दम लगाना पड़ता है ना जब तक नीचे रहता है बे।
और एक बार हाथ पकड़ा है तो थोड़ा और खींच दिया, फिर आराम से खिंचा जाता है। तो फोर्स कैसा लगता है? वेरिएबल हुआ ना, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी धीरे धीरे कम होते जाता है फोर्स, तो वहां पे भी वेरिएबल आता है, तो ट्रीट कर लेंगे उसको। होपफुली आ गया होगा समझ में। तो थोड़ा पढ़ो लिखो यार, है ना। तो मुझे क्या दे रहे हो? अभी तो बताया रिस्पॉन्स भैया, तो हम बाकी निपटा लेंगे। ऐसे क्या चीज? हाँ होगी, कोई बात नहीं सर, आधा घंटा ज्यादा पढ़ा देंगे।